आइए, मैं इस कवि सम्मेलन का फिर हास्य रस से सारा मस्त कर देने के लिए एक ऐसे कवि को बुलाना चाहता हूं जिनके लिए बहुत अधिक भूमिकाओं की जरूरत यहां पर नहीं है। वो एक समर्थ हास्य कवि हैं। दोस्तों, कवि कहा जाता था, जो कदली के पात में पात पात में पात, त्यों कवियों की बात में बात बात में बात। पर मैं जिस सिद्धहस्त कवि को बुला रहा हूं वो बिना बात ही कविता कर देने का सामर्थ्य रखते हैं, जिनकी टिप्पणियों में एक नयापन आपको, जिनकी कविताओं में कोरापन आपको नया देखने सुनने को। यार, आषाढ़ की पहली बरसात के बाद मिट्टी से जो सौंधी सौंधी खुशबू आती है, ऐसी पूरी प्रस्तुति इनकी आपको दिखाई और महसूस कराएगी। मेरा आशय भाई केसरदेव प्रजापति, केसरदेव मारवाड़ी से है। जरा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत करें। आ रहे हैं भाई केसरदेव मारवाड़ी। माय डियर लेडीजों एंड जेंटों, स्कर्टों एंड पेंटों, आंटी और अंटों, और मंच पर पड़े दो खूबसूरत मोमेंटों को प्रणाम करता हूं। ओहो, मैं केसरदेव मारवाड़ी, आचार्य तुलसी की जन्मभूमि, महाप्रज्ञ की कर्म भूमि और महाश्रवण की धर्म भूमि, तेरा पंथ की राजधानी लाडनू से आया हूं। आप सबको वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अच्छा, मैं आपके ज्यादा प्राण नहीं पीऊंगा, मात्र 3 मिनट में अपनी बात कहकर 5 मिनट में बैठ जाऊंगा। आप 10 मिनट ध्यान से सुनना। वार्ड नंबर 17 को ज्यादा प्रणाम करता हूं। अच्छा, पिछले दिनों में लाइव होके चैनल पर गया। मैं अपने राजस्थान की भाषा, सभ्यता और संस्कृति को लेकर पूरे विश्व में अपनी महत्ता बताने के लिए, मारवाड़ी समाज की विशेषता बताने के लिए जाना जाता हूं। और वहां चैनल पर गया तो मुझे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इवन बॉम्बे में एंटर होते ही मेरे दिक्कत आ गई। मेरे को तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया, बोले ये सिर पर लाल बत्ती लेकर कहां घूम रहे है। अरे मैंने कहा सर ये लाल बत्ती नहीं, ये तो साफा है। बोले व्हाट इज मीन्स ऑफ साफा। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर ये एंटी थर्मल लू स्कैनर लट प्रोटेक्टर लाइट वेट हेलमेट है। क्या बात है, जरा फिर से उनके समझ में नहीं आया क्या। उन्होंने कहा व्हाट इज मीन्स ऑफ साफा। मैंने कहा सर ये एंटी थर्मल लू स्कैनर लट प्रोटेक्टर लाइट वेट हेलमेट है। बोले यार काम की चीज है, और क्या काम आता है। मैंने कहा कुछ भी काम लो, इसको होल्ड करके, फोल्ड करके, मोल्ड करके कुछ भी काम ले सकते हैं। वो बोले फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने कहा सर इसको गोल करके तकिया, रोल करके रस्सी, घोल करके चादर बना सकते हैं। अरे इसको झोल करे तो ये थैला बन जाता है, और सिर पर लगते ही आदमी मारवाड़ का छेला बन जाता है। अरे छेला, अरे ये तो एक फेंटा है। फेंटा क्या, एक फैंटेसी है। इसकी आड़ में बदसूरती आदि हो जाती है। और कालूराम जी, इस साइन बोर्ड के लगने से तो कई गंजों की शादी हो जाती है। भाई बहुत अच्छा केसर जी। लगता है कालूराम जी के शुभ चिंतक बहुत बैठे हैं। हाँ, वो क्या है, बालोतरा वालों का प्रेम ही है। देखो मैंने अभी बात की, मेरे को बाहर 2 बालोतरा वाले मिल गए। मैंने कहा यारो मंच पर लोग देखो अलग अलग ड्रेस में बैठे हैं, सतरंगी ड्रेस में बैठे हैं, मंच कितना निराला है, आपको कैसा लग रहा है। अब जहां की जो समस्या वो उस विजन से ही देखता है। मैंने बालोतरा वाले से पूछ लिया, मैंने कहा देखो मंच पर लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं, सतरंगा मंच है, कितना निराला है। बोले ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ 7-8 रंगों वाला खाड़ा है, अलग अलग रंग बह रहे हैं उसमें नाले में। वो समस्या जैसी हो उस हिसाब से ही देखता है। मैं आपको हंसाने गुदगुदाने का प्रयास करूंगा। ये अलग अलग रंग जो है ये यहाँ की भले ही विशेषता हो, पर मेरे को पता है आजकल महिलाओं में कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट का जो चस्का चला है, बड़ी प्रॉब्लम है। मैं लाडनू का रहने वाला, आजकल जयपुर रहने लग गया। और आदरणीय गणपत जी कहीं बैठे हैं क्या, मैं लेट भी नहीं होने वाला था, लेट हो गया। मैं जयपुर से चला तो मेरे वो व्हाट्सएप पर एक मैसेज आ गया पूर्व सीएम का। आपके भी यहाँ आया होगा, आया कि नहीं आया मेरे को पता नहीं। बोले सीएम हाउस में मेरे चड्डी बनियान सूख रहे हैं, आओ तो जल्दी से ले आना। मैं उस चक्कर में लेट हो गया।
वो जोधपुर रुकना पड़ा मेरे को। लीजिए, तो वो क्या कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट का चस्का ही ऐसा है। मेरी घरवाली को लग गया, आजकल मैं जयपुर रहने लग गया, जयपुर पिंक सिटी। तो वो जहां भी जाती है गुलाबी रंग की साड़ी पहन के जाती है। बोले पिंक सिटी का मतलब पिंक साड़ी पहन के। पिछले दिनों हम लाल किला गए, वो लाल साड़ी पहन के गई। हम हरियाणा गए, वो हरी साड़ी पहन के गई। हम पीली बंगा गए, वो पीली साड़ी पहन के गई। बुद्धि प्रकाश जी, मैंने तो अज्ञात आशंका के चलते नागालैंड का टूर तो कैंसिल ही कर दिया। कॉम्प्लेक्स। बहुत अच्छा केसर दे। कौन रिस्क ले जी। वो पिछले दिनों हम सह परिवार, हमारे पास में सालासर जी का मेला बढ़ता है, बुद्धि प्रकाश जी आ गए परिवार सहित। बोले दर्शन करना है। मैंने कहा चलो, मैं भी परिवार सहित गया। मैं जब दर्शन करके बाहर निकला तो इधर उधर घूम रहा था। बुद्धि प्रकाश जी ने पूछा, भैया क्या कर रहे हो? मैंने कहा क्या करे, चप्पल खो गई। बोले यार भली चिंता करी, इतनी सी बात के लिए खो गई तो खो गई। यहाँ देखो इतना बड़ा मेला, लाखों की भीड़, इतनी चप्पलें। आप तो इनमें से जो भी कोई लेटेस्ट डिजाइन की हो, फैशनेबल हो, जो आपके एकदम फिट आए, बढ़िया कंपनी की हो, पहनो और निकलो। और मैंने कहा वेरी गुड आइडिया। मैंने कहा थोड़ी देर में इन पे पहन के चला। मैंने कहा चलो चलते हैं। बोले रुको, तेरी भाभी नहीं आई। हम आधे घंटे तक इंतजार करते रहे। मैंने कहा क्या हुआ? बोले लगता है मेले में कहीं खो गई। मैंने कहा डोंट वरी। क्या स्पिन बॉल है। मैं कुछ बातें बताऊंगा। अभी वो भाई कह रहे थे, बहुत बढ़िया कविता पाठ करके गए। बोले सिंग लगाने से सिंग नहीं हो जाता, और मोदी ऐसे और वैसे। मैं देखो ऐसी फालतू बातें बिल्कुल ही नहीं करूंगा। मैं अपनी बात तरीके से समझाऊंगा। आपने जो बात कही कहूंगा मैं वही, लेकिन अपना कहने का ढंग दूसरा है। सब जगह लोग कह रहे हैं, मैं राजनीतिक कटाक्ष इसी बातों में लिख रहा हूं। अभी वो बहुत हल्ला हो रहा है कि अपना हमारी देवयानी को अमेरिका में बेइज्जती की, यार कपड़े उतार लिए। भाई देवयानी हो या दामिनी, हमारी भारतीय महिलाओं को बेइज्जती करने का अधिकार सिर्फ हमें ही है, अमेरिका वालों को थोड़ी है। वो बोले क्या करे? मैंने कहा उपाय मैं बताता हूं, वैसे करो। सटायर है, वाह। बोले क्या करे? मैंने कहा देखो, हमारे जो विदेश नीति है अमेरिका और दूसरे देशों के प्रति, वो कमजोर है। हमारे भारतीय मूल के लोगों की इतनी बेइज्जती हो रही है। आप हमारी विदेश नीति को मजबूत करो, सख्त करो। और ऐसे नहीं मानते हैं तो वहां, अगर वो ऐसे नहीं मानते हैं तो हमारी जो विदेश नीति है उसको मजबूत करो, सख्त करो। और फिर भी अगर अमेरिका वाले नहीं मानते हैं तो सन्नी लियोन को भारत की राजनीति नियुक्त करो। कहां से वो चेक कर लेते हैं, देखें। आपके सिलेबस में ही नहीं है ये इधर वाले जान रहे हैं। अरे तो आप बताओ ना इनको, बुजुर्गों को। ये सोच रहे हैं महाभारत रामायण में तो सनी लियोन का कहीं उल्लेख ही नहीं था। वो समस्या आ रही है साहब। वो जो ही अभी पूरे देश में वो हल्ला हो रहा है। पिछले दिनों जब दामिनी वाला कांड हुआ तो संसद 3 दिन तक इस विषय पर बहस करती रही कि संबंधों की न्यूनतम उम्र की सीमा क्या हो। संसद में डिस्टर्ब रहा। मैंने मामला सलटाया। मैंने कहा देखो, ये संसद भंग करने से और ये खराब करने से और हो अल्लाह करने से कुछ नहीं होगा। संबंधों की न्यूनतम उम्र की सीमा तय करने से पहले आप नारायण दत्त तिवारी, राघव जी, आसाराम जी, मदेरना जी, इनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अधिकतम उम्र की सीमा तय करो। क्या लॉजिकल है यार, वाह वाह। जहां रिस्क है वहां काम नहीं कर रहे हैं। अरे नौजवान जानते हैं बुजुर्गों के लक्षण ठीक नहीं है। अब की बार नौजवानों ने अपना काम कर दिखाया तो 163 हुए नहीं हुए। बुजुर्ग भले ही कैसे काम करे, लेकिन मेरी नौजवान पीढ़ी बहुत बढ़िया काम कर रही है। इस बात की हमें खुशी है। वो लोग पूरे देश में कह रहे हैं हमें नरेंद्र मोदी जैसा आदमी चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के योग्य है। बहुत सारी बातें हो रही है। अपना आइडिया एकदम अलग।
पूरे हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। केसरदेव मारवाड़ी कहता है नहीं, हमें नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। पूरा मीडिया कह रहा है हमें नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। मैं कहता हूं नहीं, हमें नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमें तो राजस्थान जैसे वोटर चाहिए जो नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चुन सके। वाह 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 वाह। ये सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर किसी को लाइक करने से कुछ नहीं होगा। आप जाकर वोट दोगे तब देश की तकदीर बदलेगी, और ये सिद्ध करके दिखाया है। अच्छा, लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के योग्य है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के योग्य है। मैं कहता हूं नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के योग्य नहीं है। आदरणीय 2 एमएलए साहब विराजमान है भाजपा के, पूरे देश के लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के योग्य है। मैं कहता हूं नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के योग्य नहीं है, क्योंकि अगर हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री पद के लिए कोई योग्यता की जरूरत होती क्या बात है, क्या बात है। ये अपने इस बाबा का नंबर आता है क्या, मोनी बाबा का? कहा देवगौड़ा जी, नरसिम्हा राव जी कैसे कैसे आ गए। एक्चुअली क्या है, ये इस देश की समस्या ही थोड़ी अलग टाइप की है। अच्छा, लोग कहते हैं कि हमारे आदरणीय मनमोहन सिंह जी ये कह रहे थे सिंह नहीं हो जाता और वो नहीं हो जाता और बहुत मजबूर है, बहुत कमजोर है और पात्र ही नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री का इस तरह के अपमान पूर्वक कोई बात सुन नहीं सकता। हमारे मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, लोग कहते हैं पात्र नहीं है, मैं कहता हूं पात्र है। हालांकि ये तो दया के ही अच्छा, लोग कहते हैं मजबूर प्रधानमंत्री है। आदरणीय मनवीर मधुर जी कह रहे थे मजबूर प्रधानमंत्री है। मैं आपको सिद्ध करके बता सकता हूं कि मजबूर प्रधानमंत्री नहीं है, बहुत मजबूत प्रधानमंत्री है। आज तक भारत के इतिहास में डॉक्टर मनमोहन सिंह से मजबूत प्रधानमंत्री कोई पैदा ही नहीं हुआ और आगे हो भी नहीं सकता। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है क्या जिसने एक लात मारी रुपया 80 फुट नीचे, एक किक मारा प्याज 80 फुट ऊपर, एक धक्का दिया जन लोकपाल 45 साल पीछे, और एक कोने की मारी देश 50 साल पीछे। ऐसा प्रधानमंत्री मजबूत हो ही नहीं सकता। आपको मैं भारतीय इतिहास का सबसे मजबूत पात्र की तुलना मनमोहन सिंह जी से करके बताना चाहता हूं कि महाभारत में एक सबसे शक्तिशाली पात्र हुए, कौन? भीम, जिसने हाथी की पूंछ पकड़ी, उठा करके फेंका और इतनी तेज गति से फेंका, साइंस के अनुसार जिसे पलायन वेग कहते हैं 11.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से इतना ऊपर फेंका कि वह धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला गया, आज तक वापस नहीं आया। उसी तरह हमारे मनमोहन सिंह जी ने कोयले की कुछ फाइलें उठाई क्या बात है केसर भाई, वाह वाह, क्या इंटेलेक्चुअलिटी है। मेरी गारंटी है वापस नहीं आ सकती। ऐसे मजबूत ताकतवर प्रधानमंत्री की आलोचना में तो सही नहीं सकता। वो पिछले दिनों हमारे पूर्व सीएम साहब ने कहा कि हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। किसी के मतलब ही समझ में नहीं आया, अपने समझ में आया। अपन आपको समझाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। मैं समझ गया, पानी यानी भूतपूर्व जल मंत्री जी, दूध यानी बाबूलाल जी नागर डेयरी मंत्री जी। जो इन्होंने कहा हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, मैं समझ गया दोनों को अलग अलग जेल में रखेंगे। ये क्या इशारों की बात है, ढंग से नहीं बोलो तो समझ में नहीं आता। अपने अन्ना बुजुर्ग, उन्होंने प्रधानमंत्री को लोकपाल के लिए चिट्ठी लिखी, उनकी हैंड राइटिंग इतनी खराब, हाथ यूं कांप रहा था। उन्होंने लिखा लोकपाल के लिए, वो समझ में ही नहीं आया, वो हमें महिपाल और तेजपाल थमा गए। ये प्रॉपर राइटिंग नहीं होने का चक्कर है। वो आप तो कई चीजों का पता नहीं है, कुछ चीजों के बारे में मैंने खोज की, कुछ समस्याओं को मैंने उठाया। अपने राजस्थान में 1 दिसंबर को चुनाव हुए, किसी को पता नहीं है क्यों हुए, अपन ने कारण खोज निकाला। मारवाड़ी आदमी तय तक जाते हैं बात की।
मैंने पता किया कि यार ये 1 तारीख को चुनाव क्यों हुआ। किसी ने पत्रकार से मेरे से पूछ लिया कि आप बता सकते हो राजस्थान में 1 दिसंबर को चुनाव होने का क्या कारण है। मैंने कहा जी निर्वाचन आयोग जो है वो 1 दिसंबर को चुनाव कराने को विवश है, क्योंकि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस है। निर्वाचन आयोग चुनाव कराने को 1 दिसंबर को विवश है, क्योंकि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस है। अब चाहे एड्स हो चाहे एमएलए, दोनों ही रोग लाइलाज है। इसलिए मेरी राय है कि सुरक्षित संबंध रखें, क्योंकि बचाव ही उपाय है। अच्छा, एड्स के संक्रमण से सिर्फ एक व्यक्ति या परिवार संक्रमित होता है, लेकिन जब एक एमएलए अपने पर उतर आता है तो पूरा देश 5 साल तक भौरी भौरी गाता है। वो नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे गंगा के बारे में कि गंगा की सफाई नहीं हो रही है, मैंने साबरमती में ऐसा कर दिया और ऐसा कर दिया। मैंने कहा सब गलत बात है। अगर बेहतर जल प्रबंधन का नुस्खा नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं है, सबसे बढ़िया जल प्रबंधन वाटर रिसोर्समेंट का अगर नुस्खा है तो इससे पहले बहुत है। वो एक महाराष्ट्र में जल मंत्री हुए थे अजीत पवार, भाई के पास कुछ किसान गए कि बांध में पानी नहीं है, ऐसा नुस्खा बताया कि मोरारजी देसाई को शर्म आ गई। अरे उसके बाद 2nd नंबर पर भी मोदी जी नहीं है। 2nd नंबर पर अपना राजस्थान में पानी की बहुत कमी आप जानते हो। हमारे भूतपूर्व जल मंत्री, उन्होंने अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन किया। राजस्थान में पानी की समस्या को मिटाने के लिए हमारे भूतपूर्व जल मंत्री ने एक नर्स के साथ अभूतपूर्व प्रयोग किया। हमारे भूतपूर्व जल मंत्री ने एक नर्स के साथ अभूतपूर्व प्रयोग किया, पूरा राजस्थान पानी पानी हो गया। क्या बात है, क्या बात है केसर भाई, वाह वाह। ये बताओ, अब इससे बढ़िया चीजें जो है, ये सब बातें मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं अपन बहुत इंटेलिजेंट आदमी। वो पिछले दिनों एक सर्वे हुआ, सर्वे फेल हो गया। अलग अलग राज्य के लोगों से राय लेनी थी, किसी राज्य से किसी आदमी ने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया, कोई जवाब नहीं आया। मैंने पता किया यार ये सर्वे फेल क्यों हो गया, तो पता चला जो सर्वे का विषय था वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था, उसके शब्द इतने हार्ड थे, इतने मुश्किल थे कि वह लोगों के समझ में ही नहीं आए। लेकिन मुझे पता है, मैं मारवाड़ी लोगों के बीच बैठा हूँ, मारवाड़ के बौद्धिक लोगों के बीच बैठा हूँ, आप तक अपनी बात पहुंचाता हूँ। मैं आपको केवल सर्वे का विषय बताऊंगा और मुझे पता है केवल विषय बताने पर आपको हर बात समझ में आ जाएगी। आप तो सर्वे का विषय ध्यान से सुनो। सर्वे का विषय था सर्वे फेल क्यों हो गया। सर्वे का विषय सुन लीजिए। सर्वे का विषय था भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास में हाथ बंटाने वाले लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। जो इसका असली हकदार है उसका नाम SMS से भेजे। पर कहीं से पूरे इंडिया में किसी राज्य से किसी व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कारण बताया, मैंने कहा अलग अलग राज्य के लोगों को अलग अलग शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं। सर्वे का विषय दोहराते हुए बात आप तक जोड़ना चाहता हूं। सर्वे का विषय था भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास में योगदान करने वाले, सहयोग करने वाले, हाथ बंटाने वाले लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। जो इसका असली हकदार हो उसका नाम SMS से भेजे। पर दोस्तों, कश्मीर के लोगों के तो समझ में नहीं आया भारतीय किसे कहते हैं। वाह वाह, क्या बात है केसर भाई, क्या बात है। कश्मीर के लोगों के समझ में नहीं आया भारतीय किसे कहते हैं। हरियाणा में लोगों को पता नहीं चला ये सभ्यता क्या होती है। बिहार में लोगों के अब समझ में आ रहा है विकास किसे कहते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को आज तक पता नहीं चला हकदार किसे कहते हैं। क्या बात है। पंजाब में लोगों को, गुजरात के लोगों को पता ही नहीं चला हाथ किसे कहते हैं। वाह वाह। दिल्ली के लोगों को पता नहीं चला ये असली क्या होता है। पंजाब के लोगों को पता नहीं चला ज्ञान किसे कहते हैं। और मेरे राजस्थान के लोगों को पता नहीं चला पीठ किसे कहते हैं। वाह वाह।
मैं इस राजस्थान की वीर वसुंधरा भूमि के इन भूमि पुत्रों को प्रणाम करते हुए अपनी बात बढ़ाना चाहता हूं। हमारे राजस्थान में क्या है और क्या नहीं है। यहाँ राजस्थान में वैसे देखा जाए तो कुछ नहीं है और वैसा देखा जाए तो सब कुछ है। राजस्थान में क्या बात है, दो पंक्तियों से अपनी बात बढ़ाना चाहता हूं कि मणि मोती निपजे नहीं और ना निपजे गजदंत। वाह, मणि मोती निपजे नहीं और ना निपजे गजदंत, संत सती और सूरमा ई धरती उपजंत। वाह वाह, बहुत अच्छे। क्या चीज किस तरीके से काम लेनी है, ये मारवाड़ी आदमी से, राजस्थान के आदमी से बढ़िया कोई नहीं जानता। आप जानते हो महाराणा प्रताप का पूरा नाम इंडिया में इसलिए है कि वो एक आजादी के प्रतीक है। कारण उन्होंने घास की रोटी खाई, घास नहीं खाया डायरेक्ट, घास की रोटी खाई, आजादी के प्रतीक बन गए। बिहार में लालू ने डायरेक्ट घास खाया। ये क्या हमारे सिस्टम का फर्क है। अपन मारवाड़ी लोग, और मारवाड़ी लोग पूरे दुनिया में अपनी बात के लिए जाने जाते हैं, अपने सिस्टम के लिए जाने जाते हैं। मैं इस लायंस क्लब के बैनर के तले आयोजित इस कवि सम्मेलन में आप तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आ रही है ना? हाँ, मैं आपके पड़ोस से आया हूँ, नागौर जिले से, कोई ज्यादा दूर से नहीं आया हूँ। लेकिन राजस्थान की जिस बात के लिए राजस्थान जाना जाता है, मैं आपको अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। अपन मारवाड़ी आदमी पूरे भारत में किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। अपन विष की प्याली से चले थे, मीरा वाली विष की प्याली से चले थे, विस्की तक आ गए हैं, लक्ष्मी मित्तल बनकर के पूरी दुनिया में छा गए हैं। वो बराक ओबामा, वो भी हमको मामा मानता है, क्योंकि वो जानता है कि बिजनेस में मारवाड़ियों से आगे डायरेक्ट फाइट है। अरे मंदी के दौर में जब अमेरिका यूरोप की चड्डियां उतर गई तो भारत का पजामा आज भी टाइट है। वाह वाह वाह। जैसे पजामे को होल्ड करता है नाडा, वैसे ही इंडिया की इकोनॉमी को चलाता है मारवाड़ा। और मारवाड़ी आदमी जानते हो बहुत जुगाड़ी होता है, बहुत कबाड़ी होता है, बिजनेस का तो वो खिलाड़ी होता है। उसका दिमाग होता है हिमालय से ऊंचा और उसका दिल बंगाल की खाड़ी होता है। वाह, जितने धर्म के, जनहित के, सामाजिक कार्य मारवाड़ी आदमी करता है, मेरा दावा है हिंदुस्तान में कोई कम्युनिटी नहीं करती। और ये लायंस क्लब एक उसी का भाग है, जन सेवा के जो कार्यक्रम करते रहते हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं। अपना पैसा किसी सामाजिक कार्य में लगाना, बढ़िया काम में लगाना, इससे बढ़िया कोई मानव सेवा हो नहीं सकती। इन सेवा के लिए मैं लायंस क्लब को बधाई देता हूं और बताना चाहता हूं मारवाड़ी आदमियों की ये जन्मजात विशेषता है। आप कोई बड़ा अलग से काम नहीं कर रहे हैं, खून में ही ऐसी है। मारवाड़ी आदमी क्या होता है, शाना बहुत होता है। शाना क्या, 1.5 शाना होता है। वो मारवाड़ी आदमी बचत अपने घर में तंगी भुगत लेगा, लेकिन जन सेवा के कार्य करेगा, बचत के नुस्खे निकालेगा। मारवाड़ी आदमी बचत के लिए इतना शाना कि वो कांचड़ी में से बेस निकाल ले। डू यू नो अबाउट कांचड़ी? अरे कांचड़ी जस्ट लाइक बिकनी, बिकनी से भी ज्यादा चिकनी। तो मारवाड़ी आदमी कांचड़ी में से बेस निकाल ले, पॉइंट में से डैश निकाल ले, बकरी बांधेर भैंस निकाल ले, गोबर में से गैस निकाल ले, लेकिन कभी घाटे का सौदा नहीं करेगा। वो बचत के तरीके जानता है। आप मैं बताऊं, मारवाड़ी आदमी का तो अगर पेंट नीचे से फट जाए तो वो बरमुड्डा बना लेगा, वेस्टेज नहीं करेगा। ऊपर से फट जाए तो थैला बना लेगा। अरे मारवाड़ी आदमी तो पायजामे के जेब इसलिए नहीं लगाता है कि पजामा दोनों साइड से पहनने के काम आता है। अरे ये इज्जत ही हो रही है, बेइज्जती थोड़ी हो रही है। मारवाड़ी आदमी तो अगर तरबूज भी लाता है, मतीरा भी लाता है, तो देखो दोपहर में तो वो तरबूज खाता है, शाम को तरबूज के छिलके की सब्जी बनाता है, उसके बीज सुखाता है, और अगले दिन वही बीज बाजार में बेच कर आता है और उससे फिर 2 नए तरबूज ले आता है। ये जो मनी रोटेशन सिस्टम है, ये सिर्फ अपन मारवाड़ियों को ही आता है। क्या बात है केसरदेव भाई, वाह वाह। मारवाड़ी आदमी तो अगर 100 रुपए का शर्ट भी लाता है ना किसी दुकान से, तो एक देखो मारवाड़ी आदमी की विशेषता है, चाहे कपड़ा सामान कितने का ही खरीदे, मारवाड़ी आदमी सामान खरीदता है ना
तो कभी ठेले से नहीं खरीदता, वो दुकान से खरीदता है, क्योंकि ठेले वाले का क्या भरोसा, उधार दे नहीं दे। तो मारवाड़ी आदमी अगर ठेले से 100 रुपए का शर्ट भी खरीदता है ना, तो उसकी सारे आइटम चेक करता है, उसमें कितनी आड़ पिन है, कितने वो पिन है, अंदर का फोम, ऊपर का डब्बा, बाहर का गत्ता, हर चीज चेक करके लाता है। चाय अगले की पीता है, उधार लिखा के आ जाता है, अगली बार दूसरी दुकान में चला जाता है। वो सुबह सुबह मेरे ही एक मित्र आ गए मेरे घर पे, मारवाड़ी जी बोले जय जिनेंद्र। मैंने कहा आ जाओ अंदर। मैंने कहा क्या हुआ? बोले यार घर में चूहा घुसाया है, उसको मार भगाने का उपाय बताओ। मैं तो जैनी आदमी हूं, पाप करूंगा नहीं। अब वो मुंजी आदमी, मैंने कहा क्या हुआ? बोले चूहा घर में घुसाया है, उसे मार भगाने का उपाय बताओ। मैंने कहा पहले आप एक बात बताओ, चूहा आपके घर में क्या करने आया है? वो या तो इस इलाके से अनजान है या फिर आत्महत्या करने आया है। बोले क्या करूं? मैंने कहा कुछ भी मत करो, बैठे रहो चुपचाप, 2 दिन में भूख से ही मर जाएगा अपने आप, न पैसा लगेगा न पाप। अरे बोले ऐसे नहीं यार, आप मजाक मत उड़ाओ, आप तो मेरे को मार भगाने का उपाय बताओ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इस मुंजी के थोड़ी सी पूंजी लगा देते हैं, सिस्टम अपने आप सेट आ जाएगा। मैंने कहा एक काम कर, जहां चूहा है उस बिल के आगे एक तलवार धार करके रख दे। बोले इससे क्या होगा? मैंने कहा एक तरफ काजू लटका दे, एक तरफ किशमिश लटका दे, चूहा मर जाएगा। बोले कैसे मर जाएगा? मैंने कहा कंफ्यूजन से मर जाएगा। बोला ऐसा कैसे मर जाएगा? मैंने कहा देख, बिल से जो ही चूहा गर्दन बाहर निकालेगा, तेरी तलवार या सीध में आ जाएगी, चूहा गर्दन बाहर निकाल के कंफ्यूज हो जाएगा, काजू खाऊं किशमिश खाऊं। कंफ्यूजन से ही मर जाएगा। अब अगला बंदा भी मारवाड़ी बोला यार अगर चूहे को ऐसे ही मारना है तो अपने पास आइडिया है जिसमें न काजू लगेंगे न किशमिश लगेंगे। मैंने कहा अच्छा क्या आइडिया है? बोले देख जैसे आपने बताया, चूहे का बिल जहां है वहां मैं तलवार रखूंगा, तेज धार करके रखूंगा, पर न काजू लटकाऊंगा न किशमिश लटकाऊंगा, चूहा कंफ्यूजन से मर जाएगा। मैंने कहा ऐसे कैसे मर जाएगा? बोले वो गर्दन निकाल करके तूने जैसे बताया वैसे ही तलवार की सीध में आ जाएगा, फिर बाहर आके कंफ्यूज हो जाएगा, काजू भी नहीं है भाई बहुत अच्छा मारवाड़ी जी। ये अपनी टेक्निक है काम करने की। वो अच्छा आप जानते हो राजस्थानी आदमी जो होता है ना, वो अपना स्टैंडर्ड स्टेटस मेंटेन रखता है। मारवाड़ी आदमी भूखा रह जाएगा पर रजनीगंधा तुलसी जरूर खाएगा। नहीं नहीं खाएगा। मारवाड़ी आदमी भूखा रह जाएगा पर रजनीगंधा तुलसी जरूर खाएगा। WT भी जाएगा तो फर्स्ट क्लास AC में जाएगा, और 10-20 पेटी खातर कोई लोचा नहीं करेगा, और मुफ्त में मल्लिका भी ऑफर दे दे तो उसका पीछा नहीं करेगा। उसी को उल्टे उसी को पूछ लेगा भाई तू मन क्या देगी? भाई मेरी दुकान भी तो 2 घंटा खोटी होगी। दोस्तों ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता कि आपको भी पता लग जाए कि मैं भी बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूं। कन्फर्म हो गया? अजय अपन बचपन से इंटेलिजेंट थे। मैं जब 3री क्लास में था मैंने तो उस वक्त ही साइंस बायोलॉजी ले ली थी। मैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, संस्कृत को छोड़कर बाकी विषयों में बहुत होशियार था। बाकी नैतिक शिक्षा वाले गुरुजी को तो सिगरेट में ही लाके देता था। PTI जी के गुटखा हमेशा में ही पहुंचाता था। तो दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जब क्लास में कोई प्रॉब्लम आ जाती, कोई सवाल फंस जाता, कोई उत्तर नहीं दे पाता, तो अपन पूरी क्लास की समस्या हल करते थे। एक दिन गुरुजी ने एक क्लास में क्वेश्चन किया, उस सवाल का जवाब राजस्थान की जनता की तरफ से आपको देना चाहता हूं। मैं आपको तालियां वालियां बजाने के लिए इतनी देर से तो नहीं कह रहा, आगे भी नहीं कह रहा हूं, बाकी आप समझदार तो हो ही। वो गुरुजी ने एक सवाल किया, सवाल का जवाब समझ में आए तो आपका प्यार चाहता हूं। गुरुजी ने क्लास में सवाल किया, दूध को
दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम बताओ। दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम बताओ। मैंने कहा सर ये क्वेश्चन ही गलत है, दूसरा करवाओ। दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम बताओ। मैंने कहा सर ये क्वेश्चन ही गलत है, दूसरा करवाओ। गुरुजी बोले यार इस क्वेश्चन को गलत किस कारण कहते हैं? मैंने कहा सर दूध को दही में बदलने वाले को जीवाणु नहीं जावण कहते हैं। बहुत अच्छे हुए डॉक्टर साहब। अपन प्रैक्टिकल आदमी, गांव में रहा हुआ आदमी, साइंस अपने कहां तक पहुंचेगी? गुरुजी ने दूसरा क्वेश्चन ठोका, वो सवाल भी अपन ने ही रोका। गुरुजी ने दूसरा सवाल किया, पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है रमेश? रमेश ने कहा सर ठोस, द्रव, गैस, लिक्विड, सॉलिड, गैस। बोले एग्जाम्पल देके बता रामलाल। रामलाल ने कहा सर दाल, दाल, दाल। गुरुजी ने कहा ये दाल तीनों अवस्था में कैसे? तो अपन ने समझाया सर ऐसे, दाल जब बाजार से लाते हैं तो वह ठोस होती है, जब मम्मी उसे बनाती है तो वह द्रव होती है, और जब दादाजी उसे खाते हैं तो उनके गैस बनती है। इस तरह के एक साथ तीनों अवस्था में मिलती है। अब गुरुजी तो मेरी इज्जत लेने पे तुले हुए थे। गुरुजी ने अगला क्वेश्चन सरकाया, बोले वायु में गैसों का संगठन बताओ, यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितने कितने परसेंटेज है? वायु में गैसों का संगठन बताओ। मैंने कहा सर इस क्वेश्चन को आज क्लास में मत करवाओ। वायु में गैसों का संगठन बताओ, यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितने कितने परसेंटेज है? वायु में गैसों का संगठन बताओ। मैंने कहा सर इस क्वेश्चन को आज क्लास में मत करवाओ, क्योंकि पिछली क्लास में गुरुजी इसी क्वेश्चन के कारण चोट खाकर आए हैं। आज क्लास में 5-7 लड़के मोट खाकर आए हैं। संगठन बिगड़ा हुआ है। खतरे बारीक है लेकिन स्पष्ट है। बहुत अच्छे। आज गैसों का पूरा संगठन बिगड़ा हुआ है। अब गुरुजी यूपी के थे, उनके समझ में नहीं आया मोट। बोले ये मोट कौन सा फल है? मैंने कहा सर ये आरडीएक्स से ज्यादा खतरनाक फसल है। अब गुरुजी ने अगला क्वेश्चन सरकाया। अपन तो आगे बढ़े हुए। गुरुजी ने देखा कि इसको किसी न किसी चीज में उलझाते हैं, तो गुरुजी ने सब्जेक्ट चेंज किया। गुरुजी ने चुंबकीय आकर्षण यानी मैग्नेटिक अट्रैक्शन वाला पार्ट पढ़ाया। गुरुजी ने क्लास में मैग्नेटिक अट्रैक्शन यानी चुंबकीय आकर्षण वाला पार्ट पढ़ाया। अब अपन मारवाड़ी आदमी प्रैक्टिकल। गुरुजी ने जो ही चुंबकीय आकर्षण का पार्ट पढ़ाया तो मुझे क्लास में बैठी एक लड़की में खिंचाव नजर आया। तो प्रैक्टिकल आदमी साइंस, वो थ्योरेटिकल, अपन प्रैक्टिकल। गुरुजी ने क्लास में जो ही चुंबकीय आकर्षण का पाठ पढ़ाया तो मुझे क्लास में बैठी एक लड़की में खिंचाव नजर आया। गुरुजी के जाते ही मैं अपने रास्ते से भटक गया, उस लड़की की तरफ मुंह करके स्वतंत्रता पूर्वक लटक गया, और गुरुजी मेरे पड़ोस में बैठे लड़के ने मेरी पोल खोल दी, तो गुरुजी आए डंडा लेकर मेरी चमड़ी छोल दी। मैंने माफी मांगते हुए कहा सर इस डंडे से सारे फंडे स्पष्ट हो जाते हैं। मैं समझ गया पीटने से चुंबक के गुण नष्ट हो जाते हैं। भाई बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, वाह वाह। अरे मैं इसलिए बता रहा हूं, मुझे पता है ये विद्यालय प्रांगण है, अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है, छोरों के काम आएगा। ये नहीं तो रात भर खोटी करके गए, कल क्या लिखेंगे? मैं तो पेपर ओपन करके जा रहा हूं। अब गुरुजी आप मेरी इज्जत लेने पर पूरे उतारो। गुरुजी ने सब्जेक्ट बदल लिया। अब गुरुजी ने दूसरे विषय में पूछना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा संस्कृत आती है? मैंने कहा सर बिल्कुल आती है। अब
गुरुजी ने पूछना शुरू किया, पुत्र त्वम कुत्र गच्छामि। और अपने को तो राजस्थानी टोटके पूरे आते थे। गुरुजी ने पूछा, पुत्र त्वम कुत्र गच्छामि। मैंने कहा, अहम गायामी कुत्र लायामी। गुरुजी ने संस्कृत का श्लोक सरकाया, बोले इसका हिंदी अर्थ बता। मैंने कहा, सर वो आप पूछो। बोले, सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुर्भाग भवेत। इसका हिंदी अर्थ बताओ। मैंने कहा, सर सुनते जाओ, अपने तो टप्पालॉजी में एक्सपर्ट। सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे से पता चला है कि कोई आदमी सुखी नहीं है। भाई बहुत बढ़िया लगता है। सर्वे संतु निरामया, नीर का मतलब पानी, मय का मतलब तो आप लोग जानते होंगे। मय का मतलब शराब। सर्वे संतु निरामया, यानी सब संतों ने कहा है कि शराब में पानी मिलाकर पीना चाहिए। अरे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये सारे भद्र आदमी इसी में फंसे हुए हैं। माँ कश्चित दुर्भाग भवेत, हे माँ अब बाकर मैं भी जाऊं तो कहां जाऊं। तो अच्छा, मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी। जब मैं 10th क्लास में पहुंचा, बोर्ड का फॉर्म भरना था, तो मेरी आर्थिक स्थिति भारत सरकार जैसी थी। बोर्ड का फॉर्म भरने के लिए फीस के पैसे नहीं मेरे पास। अब जिसका कोई नहीं, मुझे आदरणीय ये गफ्फार साहब बहुत ज्ञानी आदमी है, बहुत पहुंचे, उन्होंने कहा जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। बच्चे तो खास तौर से भगवान के लिए ही है, भगवान बच्चों जैसा ही है, यूं करके मेरे को समझा रखा था। तो अपन ने डायरेक्ट भगवान के नाम ही लेटर लिख दिया। मैंने कहा, डियर भगवान जी, बोर्ड का फॉर्म भरने के लिए 1000 रुपयों की आवश्यकता है, आप 1000 रुपये मुझे तत्काल भेजे। अगर आपने नहीं भेजे, मेरा 1 साल खराब हो गया तो इसके डायरेक्ट जिम्मेदार आप। ऊपर लिख दिया भगवान श्री राम, नीचे लिख दिया बैकुंठ धाम, और लिख करके लेटर डाल दिया। पोस्टमैन चक्री वो 3 दिन तक तो घूमता रहा, लेटर की डिलीवरी किसे करे। अजय अपने को तो उस समय ये भी संपट नहीं था, डिलीवरी में डिलीवरी में क्या फर्क है। आजकल के 10वीं के बच्चे तो सब जानते हैं। तो वो पोस्टमैन 2-3 दिन तक तो घूमता रहा। लास्ट में उसने खोला, देखा सारे अंदर कोई क्ल्यू मिल जाए। अंदर खोल करके देखा, मेरा लेटर पड़ा। वो धार्मिक आदमी, उसको दया आ गई, वो लायंस क्लब वालों के पास आ गया। पोस्ट ऑफिस से भी कुछ चंदा इकट्ठा किया, किसी ने 100 रुपए दिए, किसी ने 50 रुपए दिए। भेजो तो कोरियर से भेजना। तो वो सब जब 10th की एग्जाम होने वाली थी, तो अंग्रेजी वाले गुरुजी आए, बोले इज्जत खराब करेगा ये लड़का, ये मारवाड़ी इज्जत खराब करेगा। मेरे को कहा अंग्रेजी कैसी। मैंने कहा एकदम टनाटन। अरे बोले कुछ नहीं, मैं तेरे को एक ऐसे रटाता हूँ, वो रट ले, इस बार आने का चांस वही है, कम से कम इतना तो लिख के आएगा। बताओ बैठ जाऊं मेरे क्या है? आप जब आदेश करोगे, मेरा तो लिफाफा तैयार है, आप कहो तो अभी बैठ जाऊं। मैंने आप अच्छा पढ़ रहे हो, इसको पूरा करो इसको। और सब लोग बहुत अच्छा, हजारों श्रोता पीछे बैठे हैं जो बहुत देर से बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। और इस तरह का तेवर मंच पर दूसरा किसी कवि के पास नहीं है। आपके इस तेवर को प्रणाम है। नहीं, वो तो 200 रुपए कम पड़ गए, उसका चक्कर चल रहा है। ये कोरियर वालों की दिक्कत है। तो वो क्या, मैं जब पहुंचा, वो मेरे को गुरुजी ने रटा दिया ऐसे, बोले आप अब की बार बेस्ट फ्रेंड का ऐसे आएगा, तू वो रट ले। अपन ने रट लिया जैसे गुरुजी ने पढ़ाया था। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मिस्टर रामलाल इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही यूजुअली कम टू माई हाउस, माई मदर आल्सो लव हिम, एंड ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। पर दोस्तों गड़बड़ हो गई, बेस्ट फ्रेंड की जगह फादर का ऐसे आ गया। पर अपन तो टप्पालॉजी से पास, जहां जहां फ्रेंड लिखा हुआ था वहां फादर घुसेड़ दिया। आई हैव मेनी फादर्स, मिस्टर रामलाल इज माई बेस्ट फादर, यूजुअली कम टू he usually come to my house,
माई मदर आल्सो लव हिम एंड ए फादर इन नीड इज फादर इन डीड। धन्यवाद।